लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड हेनरीज लॉ, और हेनरी लॉ में हमने कराया था कि जो हेनरी लॉ है वो ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। और इसमें ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, इसकी यूनिट हमने पिछली बार डिस्कस की थी। इसकी यूनिट जो है वो है जो प्रेशर की यूनिट होगी, एटमॉस्फेयर, बार या पास्कल। लेकिन कई बार मैंने आपको ये बताया है, कई बुक्स में या कई न्यूमेरिकल्स में आपको जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो पर एटमॉस्फेयर या पर बार दिखती है। ये लास्ट क्लास में हम करा चुके हैं, सिर्फ मैं रिपीट कर रही हूँ, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी ज्यादा। तो उस टाइम जब भी हेनरी लॉ की जो यूनिट है वो पर एटमॉस्फेयर या पर बार में दी जाए, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो आप यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इन यूनिट ऑफ पर एटमॉस्फेयर, पर बार और पर पास्कल इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सोल्यूशन। और लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि ये जो स्मॉल के एच है जो कि पर एटमॉस्फेयर या पर बार में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ के एच, कैपिटल के एच। अब ये जो इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, इसमें जो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि हम नॉर्मली जो कैपिटल के एच वाली इक्वेशन है जो कि है पीए इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही हम यूज करेंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपका है दिस इज काए, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब है ये हमें क्वांटिटी बताता है, ये हमें जो है क्वांटिटी बताता है कि भाई आपकी कितनी जो गैस है वो डिसॉल्व हो रखी है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो ये हमें ये क्वांटिटी बताता है, तो ये मतलब हमें सॉल्युबिलिटी बताता है। हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की क्या होगी, ज्यादा होगी इन अ पर्टिकुलर आपका जो सॉल्वेंट है उसके अंदर। अब बारी आती है बेटा जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग होती है। तो हम इन्हीं गैस की सॉल्युबिलिटीज की बात करेंगे कि हमने ये तो पता लग गया ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सॉल्युबिलिटी है दिस इज इक्वल टू पीए डिवाइड बाय कैपिटल के एच। तो जो सॉल्युबिलिटी दैट इज मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट्स है। अब बेटा ये जो KH है, अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है, लेट अस सपोज आप सेम प्रेशर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होगी पानी में वो अलग अलग होगी, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग आएगा। अब मोल फ्रैक्शन अलग अलग क्यों आएगा अगर मान लो प्रेशर भी आपका सेम है, क्योंकि उनका जो KH है इट इज डिफरेंट एट सेम टेम्परेचर। तो ये लास्ट क्लास में भी किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम ये KH की वैल्यू क्या कांस्टेंट रहेगी? हाँ, ये कांस्टेंट रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गैस, एक गैस के लिए ये कांस्टेंट होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा KH की वैल्यू, सपोज आप ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन गैस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी वजह से, क्योंकि KH अलग अलग होता है दो गैसेस का, आप टेम्परेचर चाहे सेम यूज करें, प्रेशर चाहे सेम यूज करें, लेकिन क्या होता है दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होती है, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो अलग अलग आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये KH के ऊपर कैसे डिपेंड करता है बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल KH की। मैंने आपको बोला वो जो स्मॉल KH है जिसकी यूनिट जो है इनवर्स ऑफ द प्रेशर की यूनिट है, वो जो है वो हम कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, अदरवाइज हम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, आपका जो मोल फ्रैक्शन है
ये KH के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उतना कम आएगा, मतलब आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम आएगी। इट मींस जिस भी गैस के KH की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। सपोज मैं आपको कह रही हूं मेरे पास दो गैसेस हैं, एक गैस मैं कहती हूँ A है और एक गैस B है। मान लीजिए जो A है इसका KH ज्यादा है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, A की या B की? बी की। मैम बी। B की इसलिए बिकॉज जो B है उसका KH कम है, तो जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका भी KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली। तो ये जो है ये आपका आता है KH की KH जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, अगर आप सेम ऑक्सीजन गैस को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार टेम्परेचर आप मान लीजिए आप 30 डिग्री ले लेते हैं और एक बारी आप टेम्परेचर 40 डिग्री ले लेते हैं। अब आप सोच कर बताइए KH किस में ज्यादा होगा। सपोज मैं ऑक्सीजन की ही बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन का KH किस टेम्परेचर पे ज्यादा होगा? मैम 40। ठीक है, आप लोगों ने कहा 40। बेटा ध्यान से सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की, अच्छा अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब मैं बदल देती हूँ क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी, 30 पे या 40 पे? 40 पे। 30। 30 पे। मैम 30। टेम्परेचर कम 30 पे। होगा तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो KH कहाँ कम होगा? मैम KH 30 पे ही कम होगा ना। हाँ, KH जो है वो 30 पे ही कम होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो KH की वैल्यू 30 पे लो होगी और 40 पे हाई होगी। ठीक है ना। तो अब जिन बच्चों को नहीं पता लगा कि भाई 40 आंसर क्यों था, वो इसलिए था बिकॉज 40 पे सॉल्युबिलिटी कम है। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो KH की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। अब बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, कई बार पेपर में ग्राफ दे दिया जाता है। तो जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इससे पहले आपको मैं एक लाइन इक्वेशन बताने वाली हूँ जो कि आप पूरे 12th में यूज करेंगे। पहले लाइन इक्वेशन हालांकि मैंने बताई भी होगी शायद 11th में, लेकिन आप दोबारा सुनिएगा। देखिए एक होती है लाइन इक्वेशन, लाइन की मैथ में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो इक्वेशन होती है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है, मतलब अगर आप y और x का ग्राफ प्लॉट करें, y वर्सेस x, तो ये आपको एक लाइन आएगी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको पता है चेंज होती जाएगी। m भी कांस्टेंट है, ये c भी कांस्टेंट है। तो ये जो c है ये साथ में ये इंटरसेप्ट होता है, मतलब लाइन आपकी, देखिए अगर लाइन, सपोज मैं आपको एक और बताती हूँ ब्लू से, अगर लाइन मेरी यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये जो c है इसकी वैल्यू क्या है, 0। और ये जो बेटा गैप होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जो ब्लू लाइन है इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ब्लू लाइन में, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है ये वाली, इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, कहां से लाइन स्टार्ट हुई 0। है, 0। मैम 0। ठीक है बेटा, अब ये रेड लाइन की बात करें, इस रेड लाइन में सपोज ये रेड लाइन मेरी 4 से स्टार्ट हुई, तो इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, मैम 4। 4 हो गए। तो ये होता है आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी। लाइन इक्वेशन में ये जो सी होता है ये इंटरसेप्ट के बराबर होता है। इट कैन बी 0 और इट कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये m क्या होता है। m का मतलब है, देखो बेटा मैं दो इक्वेशन बनाती हूँ, एक और मैं लाइन बनाती हूँ, एक और बना दी मैंने, इन एक और बना रही हूँ ब्लू से ये एक। अब आप तीनों में देखो, तीनों लाइन है, मान लो तीनों का इंटरसेप्ट भी सेम है, लेकिन तीनों की जो स्लोप है वो क्या है, अलग अलग है। तो तीनों की स्लोप को कौन डिसाइड करेगा, ये m। तो m इज इक्वल टू स्लोप, m इज इक्वल टू स्लोप। अब इन तीनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है स्लोप में,
कि इनकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि बढ़ रही है ना, लाइन इंक्रीज कर रही है। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, इनको मिटा दूं, मैं एक और लाइन बनाती हूँ, अब ये देखिए इसमें डाउन जा रहा है, मतलब इसकी जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। इसकी स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो ये लाइन इक्वेशन होती है। अब आप इसी लाइन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, अब ध्यान से देखिएगा, प्लस सी, एक मिनट मैं दोबारा इसको लिखती हूँ, स्पेस नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप ये जो हेनरी इक्वेशन है इसको कंपेयर करें। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लॉट किसको किया है, पीए वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो आप खुद सोचिए इसमें क्या सी है, कंपेयर कीजिए, इंटरसेप्ट है, नो मैम। तो इसका मतलब लाइन जीरो से ही स्टार्ट होगी, और स्लोप इज इक्वल टू के एच। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर गैस का मोल फ्रैक्शन जीरो होगा तो आपका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हेनरी लॉ की। देन बेटा इसमें नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज बताई वो ये कि पहले भी बताया था, जो के एच है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो गैस के नेचर के ऊपर, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। गैस के नेचर के ऊपर तो सबको पता है, हर एक गैस का अगर टेम्परेचर, हर एक गैस के लिए, मीन डिफरेंट गैसेस हैज डिफरेंट केएच एट सेम टेम्परेचर। और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। गैस भी अगर मान लो सेम है, तब भी अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो केएच की वैल्यू डिफरेंट होगी। और केएच की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केएच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी। जब केएच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी या घट बढ़ेगी, मैम कम होगी। कम होगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज होगी। केएच इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ साथ, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका हाँ जी, नेक्स्ट आता है बेटा आपका यहाँ पे ना कुछ याद कर लीजिएगा कुछ यूनिट्स, ये मैं आगे बताऊंगी जब हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना, कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। अच्छा कई बार ऐसा होता है मेरे से, मान लो कहीं से गलती से मैंने कुछ लिख दिया, तो उसको मुझे आप बता देंगे कि मैडम ये आपने गलत लिखा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। तो 1 एटमॉस्फेयर इज, आप तो उस टाइम टोक दीजिए, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार, और इसको आप पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 1 एटमॉस्फेयर को mmHg में और 1 बार को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है, ये चीज शुरू में ही याद रखनी है। अच्छा बेटा ये तो आपका एक मिनट, ये न्यूमेरिकल करने से पहले एक पॉइंट रह गया मेरा, मैंने बताना भूल गई मैं पहले। अच्छा ये हमने कर लिया, केएच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे ना एक ध्यान रखिएगा, मैंने कहा क्या है, इंक्रीज करती है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो एक रीजन पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, जो स्पीशीज पानी में रहती हैं, वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल फील करती हैं, क्यों, कोई आंसर करेगा। मैम क्योंकि कोल्ड वाटर में क्योंकि टेम्परेचर कम टेम्परेचर होगा। डिक्रीज होता है ऑक्सीजन तो की सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा होती एक है। बच्चा, ज्यादा होती है एक बच्चा बता, ये मैम, क्योंकि अशोक मिश्रा टेम्परेचर बताए। ऑक्सीजन की टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर वो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जाएगी इसलिए। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो केएच की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कोल्ड में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो एप्लीकेशन है ये एनसीईआरटी की दी हुई है, तो ध्यान से करनी है इनको। पहली एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसको यूटिलाइज करते हैं, तो पहली एप्लीकेशन है कि हेनरी लॉ ये कहता है कि प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी कंसेप्ट को हमने सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया है। हम जो बॉटल्स है उसको हाई प्रेशर में सील करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके।
तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर की बॉटल्स को हम हाई प्रेशर में सील करते हैं। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। अब बेटा दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है? दूसरी एप्लीकेशन ये मैं करा चुकी हूँ, आपको पी ब्लॉक में भी बताया था। क्या होता है जब हम जो डाइवर्स होते हैं जब वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी के अंदर, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी वहां पे क्या हो जाती है, सडन बढ़ जाती है। और आपको पता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी सिर्फ प्रेशर के ऊपर ही नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें, अभी हम नॉर्मल जहां बैठे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए नेचर ने हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो हम नाइट्रोजन हमारी हेल्प करती है फॉर डिल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो डाइवर्स होते हैं, अगर वो ये सेम कंपोजिशन जो एटमॉस्फेयर में है, ये वाली ऑक्सीजन जिसमें नाइट्रोजन डिल्यूशन के काम करता है, उसी को लेकर वो सिलेंडर में नीचे चले जाएं, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन होता है ना बेटा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले भी ज्यादा होती है लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डाइवर जब तक पानी के अंदर रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आएगा, मतलब जैसे ही वो पानी से बाहर आने का मतलब हो गया कि प्रेशर कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है, जो हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा घुल गया था ब्लड के अंदर, वो सडनली क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ब्लड से। और आपको पता है ब्लड क्या है, वाटर है। वाटर से जब एक मतलब लिक्विड फॉर्म है, वाटर नहीं कहेंगे, लिक्विड फॉर्म है, तो उसमें से जब कोई गैस निकलेगी बबल्स बनेंगे। और आप खुद सोचिए अगर हमारी कैपिलरीज जो है, ब्लड कैपिलरीज, उसमें बबल्स बन जाते हैं तो इट कैन बी डेंजरस टू अवर लाइफ, डेथ भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है बेंड्स। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है, जो सिलेंडर होते हैं, जो डाइवर लेके जाते हैं अपने साथ, उसमें डिल्यूशन का काम करता है हीलियम। हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है, जब एकदम से प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज जरूर करती है पर इतनी इंक्रीज नहीं करती है कि जितनी नाइट्रोजन की बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही बाहर आते हैं तो घट जाती है। तो हीलियम की पहले मतलब पहले भी जितनी होती है सॉल्युबिलिटी, थोड़ी सी बढ़ती है, तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो प्रेशर की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन सडन डिक्रीज नहीं होती है। इसकी वजह से हम ये जो कंडीशन है बेंट वाली, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई हीलियम को क्यों यूज करते हैं? हीलियम को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम होने से वी कैन प्रिवेंट द कंडीशंस ऑफ बेंट। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका, इसमें एक और चीज आती है लंग्स। अब लंग्स के अंदर जो हम ये सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आप खुद सोचिए ब्लड को क्या, मतलब अगर आप कहें क्या ब्लड को सपना आ रहा है या उसका ब्रेन है, उसको पता है कि जब मैं लंग्स में आऊंगा तो मुझे ऑक्सीजन जो है वो ले लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देनी है। या वही सेम ब्लड जब हमारे सेल तक जाता है, क्या उसको वहां पे क्या उसका ब्रेन है, क्या उसमें थिंकिंग प्रोसेस है कि वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन देनी है, यहाँ लेनी नहीं है, यहाँ देनी है, और टिश्यूज या सेल हैं जो वहां से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर लेके जानी है ना, ऐसा। तो इस तरह से तो अब आप ठीक है ना बेटा। असल में वैसे तो आपको पता है ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन को उठाकर लेके जाता है हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कैरी नहीं करता है, वो ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में ही आता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लॉक कर सकता है हीमोग्लोबिन को, वो पहले का कंसेप्ट है, वो अलग हो गया। लेकिन अब मैं दोबारा बताती हूँ लंग्स में क्या होता है। लंग्स में बेटा पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो जब लंग का ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसके अंदर लंग्स में, ज्यादा होगी ब्लड में, ज्यादा होगी। और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और जब यही ब्लड टिश्यूज पे पहुंचेगा, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। और आपको पता है जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? हम घटेगी।
घटेगी। तो वहां पे क्या होगा, जो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेके गया है वो आपके टिश्यूज हो गए या आपकी जो ऑर्गन्स हो गई, वहां पे वो सप्लाई कर देगा वहां से ऑक्सीजन। अब ब्लड की ऑक्सीजन निकल जाएगी क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर कम हो गया, और वहां पे जो है फिर वो अपना ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये कंसेप्ट आता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो बेटा नेक्स्ट जो है, एक हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और फॉर्मूला है छोटा सा। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी में बैक साइड में दे रखा है। आप मुझे प्लीज, कुछ बच्चे ये सोचें कि भाई मैडम तो हेनरी लॉ का एक फॉर्मूला है जो हमने ये सीखा है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा मैडम ने एक और बता दिया, वो मैंने स्मॉल KH वाला बताया था। इसके अलावा एक और बता रही हूँ, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, क्योंकि बेटा ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर है। तो बहुत पहले ये, जैसे ये तो रीसेंट फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको पता है थ्रू आउट डिस्कवरी 10 तरह की चीजें आती हैं। साइंटिस्ट कभी किसी चीज पे काम करता है, कभी किसी चीज पे काम करता है, फिर जो उसको सबसे सिंपलेस्ट लगती है, क्योंकि साइंस जो है वो आपकी लाइफ को सिंपल बनाती है, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाती है। हाँ, जब उसको लगता है कि नहीं ये वाला मेथड नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो नया सिंपल मेथड देने लग जाता है। लेकिन एक और मेथड भी आया था उससे पहले। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितनी गैस घुली हुई है। तो गैस घुली हुई है उसके लिए तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो पहले एक टर्म आई थी कि हम गैस को मास, उसके मास से कंपेयर करें, कि मतलब अगर गैस का मास ज्यादा घुला हुआ है या कम घुला हुआ है। अगर ज्यादा गैस का मास घुला हुआ है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला था कि M इज इक्वल टू KH, यहाँ पे भी KH हेनरी कांस्टेंट है, इनटू पार्शियल प्रेशर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और राइट इस तरह से भी। बस यहाँ पे KH की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर एटमोस्फियर या ग्राम पर बार या ग्राम पर पास्कल। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर KH की यूनिट क्या दी हुई है, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ बेटा एक ही क्वेश्चन है किसी भी बुक में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन दूसरी बुक्स में रिपीट हुआ है। तो अब बेटा हमने न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल में आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये हम कल करेंगे। पहली चीज, क्वेश्चन कैसे पता लगेगा कि हेनरी लॉ से रिलेटेड है। तो दो चीजें होंगी, एक तो ना उस क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट का जिक्र होगा, या तो गिवन होगा या निकालना होगा, या फिर बोला होगा कि ये गैस जो है वो लिक्विड में घुली हुई है। ठीक है, तो इससे पता लगेगा कि ये हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है यूनिट्स के अलावा, कि अगर आपकी गैस सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, कांस्टेंट है, तो आपके KH की वैल्यू क्या होगी, सेम सेम होगी। होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक 5 मोल गैस लेके चल रहा है, एक 10 मोल लेके चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गैस सेम है और टेम्परेचर सेम है तो दोनों बच्चे अपनी कैलकुलेशन में KH की वैल्यू जो है वो सेम लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे।